हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी डिस्कशन ग्रेच्युटी के ऊपर। होपफुली आपको ग्रेच्युटी का मीनिंग पता है, और नहीं पता जिनको उनके लिए मैं बड़े शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ। ग्रेच्युटी क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। ये अमाउंट जो है एम्प्लॉयर पे करता है किसको? एम्प्लॉय को ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने पे, टर्मिनेट होने पे एक लमसम अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज ग्रेच्युटी। ठीक है, ग्रेच्युटी इज अ वर्ड कम्स फ्रॉम गिफ्ट। इट्स अ सॉर्ट ऑफ गिफ्ट बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। इंडिया में ग्रेच्युटी को देखने के प्रोविजंस जो हैं वो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 से कवर अप किए गए हैं। होपफुली ये आपने अपने लॉ के अंदर, बिजनेस लॉ के सेक्शन में अभी तक पढ़ लिया है, जिसके अंदर एक मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होने पर ग्रेच्युटी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। एंड देयर आर सर्टेन रूल्स जिसके बेसिस पर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रेच्युटी पे करनी पड़ती है। हमें बात करनी है इनकम टैक्स में जो ग्रेच्युटी का अमाउंट एम्प्लॉय को रिसीव हुआ है उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। यहाँ हमें बात क्या करनी है? टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, कि वो पूरी की पूरी टैक्सेबल है या कुछ एग्जेम्पशन अवेलेबल है, उसके ऊपर हमें इसके अंदर बात करेंगे। पूरी की पूरी आई टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय। सी, सबसे पहले देखो, जो भी ग्रेच्युटी रिसीव हुई है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से, उसके रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन अवेलेबल है अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 10। सेक्शन 10 क्लॉज 10 के अंदर इसके रिस्पेक्ट में कुछ एग्जेम्पशन दी गई है। अब वो क्या एग्जेम्पशन और किस तरीके से है, ध्यान से देखें। पूरा का पूरा मैं आपको एक चार्ट की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि जिसको ग्रेच्युटी मिली है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या वो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कह सकते हैं। ठीक है, जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करते हैं तो इसके अंदर आते हैं एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखना स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज इसमें नहीं आते, एक्सक्लूडिंग ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सिर्फ और सिर्फ किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने यूज करी है, मिली है, या अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। अगर असेसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर असेसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो भी ग्रेच्युटी उसको मिली है दैट विल बी होली एग्जेम्प्ट। होली एग्जेम्प्ट मतलब कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस केस के अंदर जितना भी अमाउंट मिला है वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ग्रेच्युटी रिसीव्ड जो है, आप इसे ऐसे लिखेंगे, ग्रेच्युटी रिसीव्ड माइनस एग्जेम्पशन, पूरा का पूरा अमाउंट ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और नील अमाउंट जो है वो सैलरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर आपको इसके अंदर दो चीज़ें देखनी है कि बेसिकली एम्प्लॉय जो है वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होता है या नहीं। देखिए, एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972
या वो वहाँ पर कवर अप नहीं होते, जिसको हम अदर एम्प्लॉइज बोल देते हैं, नॉट कवर्ड अदर एम्प्लॉइज, या मैंने बोल दिया नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट। ग्रेच्युटी एक्ट से वो कवर अप नहीं होते। ठीक है, ये हम किसका बाइफर्केशन कर रहे हैं, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का। हमें क्या देखना है कि जिस एम्प्लॉय को मिली है जो एसएससी है वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होते हैं या नहीं होता। अब अगर ग्रेच्युटी एक्ट में कवर अप होता है तो एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी, बड़े ध्यान से देखिए। उस केस के अंदर देखो बेटा, चार्ट से करो सही रहेगा सबसे ज़्यादा। एग्जेम्पशन होगी 10 लाख रुपए की, या एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड की, ठीक है, या 15/26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी लास्ट ड्रॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड। ये मैं अभी आपको सब समझाता हूं, बड़े ध्यान से एक बार नोट कर लीजिए। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months। ये क्या सारी चीज़ें हैं, क्यों हैं, बड़े आराम से समझिए। अब आप थोड़े थोड़े मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे इन टॉपिक्स में। देखो, एक तो ओवरऑल लिमिट लगा दी 10 लाख रुपए की, और वैसे भी मैं आपको बता दूं ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर मैक्सिमम लिमिट ही है कि एम्प्लॉय को मैक्सिमम ग्रेच्युटी कितनी देनी है, 10 लाख रुपए देनी है। तो ये तो एक ओवरऑल लिमिट लगा दी कि एग्जेम्पशन हम 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाने देंगे, और ये एज पर द ग्रेच्युटी एक्ट है। एग्जेम्पशन कभी भी जितनी ग्रेच्युटी रिसीव हुई है उससे ऊपर हो नहीं सकती, तो ये एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड। ये ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एज पर द ग्रेच्युटी एक्ट, जिसके अंदर माना जाता है कि एक एम्प्लॉय का वर्किंग डेज जो एक महीने में होते हैं वो 26 डेज होते हैं, क्योंकि 4 जो हैं आपके हॉलीडे होते हैं संडे की फॉर्म में। ठीक है, ग्रेच्युटी एक्ट कहता है कि कम से कम 15 दिन की सैलरी, 15 दिन की सैलरी एक साल के में 15 दिन की सैलरी एज ए ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। तो 15/26, ये आपको ने अगर ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ लिया है तो आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 26 डेज एक मंथ की वर्किंग होती है, ये ग्रेच्युटी एक्ट मानता है। उसमें 15 दिन मिनिमम ग्रेच्युटी देना है एक साल का, मल्टीप्लाई बाय सैलरी लास्ट ड्रॉन, जो भी लास्ट सैलरी उसने अपनी ड्रॉ करी है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल एम्प्लॉय ने अपनी सर्विस दी। अगर 15 साल सर्विस दी है तो 15 साल के लिए हर महीने, हर साल की 15 दिन की इक्विवेलेंट सैलरी। इसका अगर आप मतलब समझे तो क्या मतलब निकल के आ रहा है, मैं थोड़ा साइड में समझा देता हूँ। इसका मतलब निकल के आ रहा है, फॉर एवरी completed year of service 15 days salary to be provided as gratuity। ठीक है, और उस ये ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर ही फॉर्मूला हमारे पास मेंशन है, बट इसमें भी ग्रेच्युटी एक्ट क्या बोलता है, ओवरऑल 10 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। और इनकम टैक्स ने एक चीज और बीच में डाल दी, क्या, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव। तो तीनों में से जो भी लोअर आएगा, जो भी तीनों में से लोअर अमाउंट आएगा, उसका एग्जेम्पशन जो है वो एसएससी को प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी तीनों में से लोअर अमाउंट आएगा उसका एग्जेम्पशन एसएससी को प्रोवाइड किया जाएगा, अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर अप होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा सैलरी लास्ट ड्रॉन। ठीक है, सैलरी लास्ट ड्रॉन का क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। सैलरी लास्ट ड्रॉन के अंदर सैलरी में नाम से पता लगता है कि लास्ट जो सैलरी ड्रॉ करिए, बट सैलरी में क्या क्या लेना है यहाँ पर हमें लेना है सैलरी में बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। इसमें फॉर्मिंग एंड नॉन फॉर्मिंग पार्ट नहीं देखना, दोनों ही आएंगे। मतलब डियरनेस
अलाउंस हमेशा ही इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो फॉर्मिंग है चाहे वो नॉन फॉर्मिंग है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये बात प्लीज़ इसके अंदर ध्यान रखनी है, बोथ फॉर्मिंग एंड नॉन फॉर्मिंग, ठीक है। इसके बाद अब इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, देखिए नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये तो समझ में आ गया। अब आपके सामने पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि अगर एक्सेस ऑफ 6 months है, एक्सेस ऑफ 6 months किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फुल ईयर, टेकन एज अ फुल ईयर। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया से 30 मई 2010 को और उन्होंने उसको छोड़ा 31 दिसंबर 2018 को, ठीक है। तो अगर आप देखें 30 मई 2010 से 2011 1 साल, 11 से 12 2 साल, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17 और 17 से 18। तो 30 मई 2010 से लेकर 30 मई 2018 तक 8 साल हो गए, हाँ या ना। और उसके बाद अगर आप देखें 30 मई 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 months हो गए। तो क्योंकि ये 8 years 7 months है, तो इसको यहाँ पर हम लेंगे इक्वलेंट टू 9 years। समझ में आया? और अगर ये 8 years 4 months होता, सपोज अगर ये 8 years 5 months होता, तो हम इसको लेते कितना, 8 years, ठीक है। अब अगर आपके मन में डाउट आता है कि 8 years 6 months होता तो क्या लेते, आ रहा है ना? तो देखो आप खुद लॉ पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months, 6 महीने से फालतू है तो लेना है। तो अगर 8 years 6 months है तो उसको भी आप क्या लेंगे, 8 years ही लेंगे। समझ में आया? क्योंकि क्या लिखा हुआ है लॉ में, इन एक्सेस ऑफ 6 months, 6 months को भी नहीं लेना। तो अगर कवर्ड अप बाय ग्रेच्युटी एक्ट है तो तीनों अमाउंट निकालेंगे और तीनों में से जो भी लेयर है उसकी एग्जेम्पशन कवर अप यहाँ पर की जाएगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट केस आता है अदर एम्प्लॉइज नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट। तो देखते हैं इस केस में क्या करना है। आइए देखिए, इस केस के अंदर एग्जेम्पशन हमें किस तरीके से निकालनी है। ऑब्वियसली एक्चुअली ग्रेच्युटी रिसीव्ड होगा ही होगा, 10 लाख का बेनिफिट इनको भी दिया गया है, ये दो चीजें तो सेम है। देखो एक्चुअल अमाउंट आप कभी भी देखोगे हर उसमें प्रोविजन में आपको मिलेगा, क्योंकि कभी भी एग्जेम्पशन एक्चुअल अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकती। और ये ग्रेच्युटी एक्ट का ही अमाउंट है, वो यहाँ पर कॉपी कर लिया इन्होंने। अब यहाँ पर जो तीसरा है वो क्या है, ध्यान से देखिए, हाफ ऑफ एवरेज सैलरी, हाफ ऑफ एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब यहां पर सैलरी, एवरेज सैलरी क्या है, सैलरी में क्या लेना है, उसके ऊपर हम अपनी सारी बातें करते हैं। सबसे पहले इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सबसे पहले सैलरी का क्या मतलब है। देखिए यहां पर सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, जितना वो फॉर्मिंग पार्ट है, जितना वो फॉर्मिंग पार्ट है, प्लस परसेंटेज फिक्स्ड कमीशन ऑन टर्नओवर।
देखो लॉ जो है बड़ा सिमेट्री पे बना हुआ है। किस तरीके से, अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस याद हो तो एकदम हाउस रेंट अलाउंस वाली सैलरी की डेफिनेशन यहाँ कॉपी की गई है, जबकि अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर अप हो रहा है तो लॉ को लॉ से सिमेट्री रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, प्रोविजन टू प्रोविजन सिमेट्री रखना दूसरी प्रायोरिटी है। ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो यहाँ पर एज इट इज कॉपी किया गया, और ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर जो सैलरी की डेफिनेशन थी वो आपको यहाँ पर दी गई, जिसके अंदर ग्रेच्युटी एक्ट में फॉर्मिंग नॉन फॉर्मिंग में कोई बाइफर्केशन नहीं होता, तो सेम यहाँ पर कंसिडर किया गया। तो यहाँ पर बेसिकली इस प्रोविजन में क्या हुआ, लॉ टू लॉ सिमेट्री क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जबकि अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर अप नहीं होता तो वो दूसरे प्रोविजंस के साथ क्लैश ना करे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन रहे, इसलिए वही डेफिनेशन सैलरी की आपको दी गई है जो आप देखते हैं कहाँ पर, हाउस रेंट अलाउंस के अंदर। सेम डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एवरेज सैलरी का मतलब क्या है, देखिए एवरेज सैलरी का मतलब है सैलरी, इनफैक्ट एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, पिछले 10 महीनों की एवरेज सैलरी आपको इसके अंदर लेनी है, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। मैंने क्या बोला, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। अब प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट का मतलब क्या है, रिटायरमेंट वाला महीना छोड़कर, अबे निकम्मो इतना तो समझो, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट वाला मंथ छोड़कर। अब ये किस तरीके से पता लगेगा, एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से देखें। सपोज एक एम्प्लॉय है, रिटायरमेंट हुआ उसका, रिटायरमेंट इज ऑन 27 फरवरी, ठीक है, 2018 में एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हुआ। तो उस केस के अंदर जो हम एवरेज सैलरी लेंगे, देन एवरेज सैलरी will be average of salary from कब से कब तक, जी हाँ, फरवरी छोड़कर 1 अप्रैल 2000, पिछले 10 महीनों की लेनी है तो 1 अप्रैल 2017 से 31 जनवरी तक, 10 महीने हो गए, फरवरी मार्च तो 11-12 मंथ हुए ना, 31 जनवरी 2018 तक। समझ में आया, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। होपफुली इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है, बड़ा उसने क्लियर लिखा था। और कितने महीने की एवरेज लेनी है, 10 महीने की लेनी है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे और अच्छा क्लियर होगा हमारे दिमाग में। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास था क्या, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के अंदर यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो फ्रैक्शन इग्नोर करनी है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो जब आप इसकी बात करेंगे तो इसमें आप लेंगे इग्नोर फ्रैक्शन, किसी भी तरह की कोई भी फ्रैक्शन है तो उसको आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इनफैक्ट अगर आपके पास वो कहता है कि उसने 28 साल 11 महीने 20 दिन सर्विस दी है, 20 डेज सर्विस दी है, तो भी आप उसको 28 ईयर्स ही लेंगे, ठीक है। 29 ईयर्स आपको नहीं लेना उसे। तो ये इसके अंदर प्रोविज़न थे ग्रेच्युटी के, जो मैंने आपके साथ बेटा पूरे के पूरे डिस्कस किए हैं, और आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पूरा एग्जेम्प्ट, अदर देन गवर्नमेंट तो ग्रेच्युटी 10 लाख वहाँ लिमिट है। ग्रेच्युटी रिसीव्ड सेम फॉर्मूला, 15 दिन की सैलरी देनी होती है, 26 वर्किंग डे सैलरी लास्ट राउंड, पूरी डेफिनेशन ग्रेच्युटी एक्ट की है। इस वजह से बेसिक पे प्लस डीए, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ऑफ ईयर सर्विस में 6 महीने से ज़्यादा है तो पूरा साल ले लो, 6 महीने तक है इंक्लूडिंग 6 मंथ्स तो 8 ईयर ही लेना है, मतलब उस इतने साल ही लेने हैं। नहीं कवर अप है तो 10 लाख एक्चुअली, तो सेम प्रोविज़न है, फिर हाफ मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, एवरेज सैलरी पिछले 10 महीने की, सैलरी की डेफिनेशन सेम एज डीए ताकि प्रोविज़न की सिमेट्री बनी रहे। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन पूरा का पूरा इग्नोर करना। चलिए, इसके बाद अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स की मैं आपके साथ बात करूँगा, ग्रेच्युटी ध्यान से देखिएगा। कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सी। अब ये ग्रेच्युटी का अमाउंट
एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब ऑन टर्मिनेशन मिलता है, मतलब इन द सेंस अगर ग्रेचुटी एम्प्लॉय को मिली है, ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिली है, ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार फंसा देता है। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिली है तो उस केस के अंदर वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा। समझ में आई बात? ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी मिलती है, वो मल्टीपल जगह काम कर रहा है, इफ असेसी रिसीव्स ग्रेचुटी, ये स्पेशल पॉइंट्स है, प्लीज ध्यान से देखें। इफ असेसी रिसीव ग्रेचुटी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर इन प्रीवियस ईयर में उसको एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से मिली है, देन जो आपका टोटल अमाउंट है एग्जेम्पशन का वो 10 लाख ही रहेगा। ये मत समझना कि 10 लाख रुपए दोनों अलग अलग मिलेगा। देन द एग्रीगेट एग्जेम्पशन शैल नॉट एक्सीड 10 लाख। हाँ, कोई इंडिविजुअल नहीं है कि एक एम्प्लॉयर से 10 लाख है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर 2 एम्प्लॉयर हैं, मिस्टर एक्स हैं प्लस मिस्टर वाई हैं, ठीक है, जितने मर्जी एम्प्लॉयर हैं ये सारे, इनसे मिलाकर जो भी ग्रेचुटी मिली है, ये सिग्मा का साइन है, टोटल ग्रेचुटी जो भी मिली है इसका एग्जेम्पशन कांट एक्सीड 10 लाख। ये बात ध्यान रखना, गलती करके आओगे, बड़े बेशरम हो यार। चलो, अब यहाँ तक वीडियो देखी, पसंद आ रही है ना, सब्सक्राइब करो चैनल और दोस्तों को इन्फॉर्म करो, थोड़े से यार बढ़वा दो यार मेरे सब्सक्राइबर। और एक और काम, प्लीज़ नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में आप जौन सा भी कोर्स कर रहे हैं और जिस यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए। इससे हमें थोड़ी सी रेफरेंस मिलती है कि आगे पता रहे कि कौन से क्वेश्चन कवर अप करने हैं, या CA में जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। चलिए आगे, अगर पहले कभी ग्रेचुटी उसे ऑलरेडी ये एग्जेम्पशन वो क्लेम कर चुका है, सपोज मिस्टर ए है हमारे SSC, ठीक है, वो 1992 से 2010 तक, ठीक है, वर्कड विद मिस्टर एक्स, उन्होंने किया था, और 2010 से 2018 तक वर्कड विद मिस्टर वाई। यहां पर उन्हें ग्रेचुटी मिली थी 2010 में, ठीक है, और यहां इन्हें ग्रेचुटी रिसीव हुई 2018-19 प्रीवियस ईयर में। तो जो 2010 में ग्रेचुटी मिली थी उस पे सपोज मिस्टर ए ऑलरेडी क्लेम्ड एग्जेम्पशन ऑफ रुपीज से 7 लाख, ठीक है। तो अगर 7 लाख की ऑलरेडी एग्जेम्पशन उस समय वो 2010 में क्लेम कर चुके हैं, तो 18-19 के अंदर वो मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितनी क्लेम कर सकते हैं? मैक्सिमम एग्जेम्पशन वो 3 लाख रुपए क्लेम कर सकते हैं। देखिए, उसी का ही एक वेरीफाइड पॉइंट है, या मैं कहूँ उसी का ही थोड़ा सा ट्विस्टेड पॉइंट है, ठीक है। थर्ड, वहां पर क्या था, इन द सेम प्रीवियस ईयर था एग्रीगेट एग्जेम्पशन की, तब मैंने बात करी थी मोर देन 1 एम्प्लॉयर इन प्रीवियस ईयर, सेम प्रीवियस ईयर में। बट यहाँ पर अगर डिफरेंट प्रीवियस ईयर में भी है, एक बार एग्जेम्पशन ले चुके हैं, तो अगली बार एग्जेम्पशन का जो अमाउंट है वो 10 लाख को किसी भी तरीके से क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। और अब मैं चौथी बात जो आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये बहुत डिसाइडेड केस लॉ है बेसिकली, बॉम्बे हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है ये, और ये बड़े ध्यान से देखिएगा, थ्योरी मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है। क्या जजमेंट आई थी ये जजमेंट बेसिकली कहती है कि अगर एम्प्लॉय ने, एसएससी ने पहले कहीं काम किया हुआ है और वहाँ से उसे ग्रेचुटी नहीं मिली, और फिर दूसरी जगह उसने काम किया, वहाँ उसे ग्रेचुटी मिली, तो एग्जेम्पशन क्लेम करने के पर्पस से एम्प्लॉय जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेगा, वो
अपने एक्स एम्प्लॉय के नंबर ऑफ वर्किंग ईयर्स को भी ले सकता है। एग्जाम्पल देता हूं, उससे पहले आप ये लिखिए जरा। इन केस assessee has worked with other employer in earlier years and didn't receive any gratuity from such employer, उससे किसी भी तरीके की वहां से कोई ग्रेचुटी नहीं मिली थी, ठीक है। then such period of services, जितना उसने वहां पर काम किया, ठीक है, टू हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर। फॉर्मर एम्प्लॉयर मतलब जहां पर उसने पहले काम किया। टू हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर shall also be included while calculating completed year of service। completed year of service निकालने के लिए आप उसको इंक्लूड करेंगे। होपफुली आपको समझ में मेरी बात आ रही है। जैसे कि मिस्टर ए है, उन्होंने मिस्टर एक्स पर 8 साल काम किया, ठीक है, बट कोई किसी भी तरीके की ग्रेचुटी जो है वो रिसीव नहीं हुई, नो ग्रेचुटी रिसीव्ड। फिर उसके बाद उन्होंने काम किया मिस्टर वाई के पास और मिस्टर वाई पे उन्होंने 7 साल काम किया, ठीक है, वहाँ पर उन्हें ग्रेचुटी रिसीव हुई। तो एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए, फॉर एग्जेम्पशन पर्पस, एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस वो कितना ले सकते हैं? 15 साल। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने सीए को बता दोगे ना, बस आपका प्रमोशन वैसे ही कर देगा। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना होगा जमा? 8 + 7 दैट इज 15 ईयर्स। होपफुली आपको मेरी सारी बातें समझ में आई, ठीक है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, उन्हें इस चैनल के बारे में इन्फॉर्म करिए, सब्सक्राइब करवाइए उनसे, ठीक है। और आपका मन करे तो आप इस चैनल को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं एंड आई विश कि आप ऐसा करेंगे। थैंक यू सो मच।